Hello everyone, this is Shubham. Welcome you all. So, in this video, we are going to discuss about Faraday's law or Lenz's law. So, first of all, we start with Faraday's law. Okay, so let's get started. So, Faraday gives two rules, Faraday first law and Faraday second law. So, what is Faraday first law is saying? Whenever there is a change in magnetic field linked with a conductor, an EMF is induced in the conductor. If the circuit is closed, then current is induced in it. Okay, मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर से लिंक्ड होगा तब उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा. अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें एक इंड्यूस करंट जनरेट होगी. ओके, इसको हम अदर सेंस में भी कह सकते हैं. इफ़ देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन magnetic field and a conductor or a coil, then EMF is induced in the coil. Okay, so हमें यहाँ पे required क्या है? Relative motion required है किसी एक का. अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दें और कंडक्टर को मूव करा दें तब भी हमें EMF इंड्यूस मिल जाएगा. अगर हम कंडक्टर को फिक्स करा दें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दें तो भी हमें इंड्यूस EMF मिल जाएगा. तो कहने का मीन्स कंक्लूज़न क्या है, इसको हम अदर सेंस में भी कह सकते हैं. There is a relative motion between magnetic field and the coil, then EMF is induced in the conductor. It's called first law of electromagnetic induction, Faraday's first law. Okay, now we move on the second law. So what is second law is saying? The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Means induced EMF directly proportional है d phi by dt के. जो induced EMF है वो directly depend कर रहा है फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे. मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है. अगर हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास में स्टेशनरी रख दें तो कॉइल में कोई भी EMF जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमारी मैग्नेट स्टेशनरी है. अगर हम उस मैग्नेट को मूव कराएं इनवर्ड और आउटवर्ड तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट EMF इज रिड्यूस इन द कॉइल. ओके, सो हियर E इक्वल टू माइनस के n d phi by dt. N is the number of turns of the coil and negative sign show here. It plays a very crucial role here. Means it's oppose cause of generation. Okay, means अपने ही जनरेशन का अपोज करता है. इसको कहते हैं Lenz law. It will be discussed later on. So what is Lenz law? The direction of any magnetic induction effect is such as to oppose the cause of its generation. Means अपने ही cause का अपोज करती है, उसको हम कहते हैं लेंज लॉ. अगर हम कह सकते हैं अगर किसी सर्किट पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी जो उसके कॉज का अपोज करे. मीन्स उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ कर देगी. और अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कर रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दे. इसको हम लेंज लॉ कहते हैं. इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं. एक वायर मैग्नेट है, वो इस कॉइल की तरफ मूव कर रहा है. एक स्टैंड पे ये मैग्नेट यहाँ पर आ गया है. जब मैग्नेट यहाँ पे था तो यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही थी वो बहुत ही कम लिंक कर पा रही होंगी इस कॉइल से. जब ये मैग्नेट यहाँ पर आ गया तो यहाँ से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो ज़्यादा लिंक कर पा रही हैं यहाँ से, जिसके चलते होगा क्या कि यहाँ से जो इंड्यूस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. जैसे जैसे ये वायर मैग्नेट इसके ज़्यादा नियर अबाउट आएगी उससे जो इंड्यूस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा. अब जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो इन दोनों का अपोज करे, इंड्यूस और चेंज इन फ्लक्स का, जिसके चलते नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, साउथ पोल यहाँ बनेगा. नॉर्थ पोल बनने से ये मैग्नेट को उधर धकेलेगा. उधर धकेलने से क्या होगा, इसके अंदर जो इंड्यूस और चेंज इन फ्लक्स है वो दोनों कम हो जाएंगे. सेकेंड केस में क्या होगा, जब ये मैग्नेट यहाँ पहुँच गया है तब यहाँ पर जो EM है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही डिक्रीज़ कर चुके होंगे. अब जो करंट है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी जो इट्स कॉज का अपने ही कॉज का अपोज करे. मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चेंज इन फ्लक्स दोनों को भी बढ़ा दे. इसके चलते साउथ पोल यहाँ पे बनेगा और नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा. साउथ पोल यहाँ बनने से क्या होगा, अब ये मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी. पहले जो घट रही थी EM और डेल्फा, ये अपने ही कॉज का अपोज कर रहा है. मीन्स दोनों को बढ़ा दे रहा है. जो करंट है इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रही है कि इन दोनों ही चीज़ों को बढ़ा दे रही है. इसी को हम लेंज लॉ कहते हैं. ओके, मीन्स हम देख सकते हैं कि जो लेंज लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है और न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे कर रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मीन्स जितना ज़्यादा हम उस पर एक्शन लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें रिएक्शन मिलेगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट लेंज लॉ। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हमसे पूछा है ये जो कॉइल है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जबकि इस जो ये करंट कैरिंग वायर है इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ। इस करंट के कारण ये जो इसके पास जो नियर अबाउट लूप रखा हुआ है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये हमसे पूछा है इस एग्जांपल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं इसमें कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी प्लेस आवर थंब in the direction of current and wrap our finger, then we get the direction of magnetic field. Okay, if we place thumb in the direction of current and wrap the fingers, then we get magnetic field. Okay, here the magnetic field is inward and here is the outward. Okay, so यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी कुछ इस तरह, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ आउटवर्ड होगी कुछ इस तरह। ओके, अब होगा क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है इस करंट की वजह से, इसको कम करना चाहेगा। इसको कम करना चाहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी तो जो इस करंट की इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट इंड्यूस करंट इसके जस्ट अपोजिट आएगा, बाहर की डायरेक्शन आएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में करंट ले लेंगे इंड्यूस, तो वो उसको असिस्ट कर देगी, उसकी सहायता कर देगी। लेंज लॉ अप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। लेंज लॉ क्या करता है, कॉज का अपोज करता है, अपने ही जनरेशन का अपोज करता है, मतलब जिससे वो स्वयं जनरेट होता है। ओके, सो दैट्स वाई करंट डायरेक्शन विल अपोजिट। ओके, करंट बाहर की ओर होगी। मीन्स कैन से इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, यहाँ से देख सकते हैं करंट बाहर की ओर है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। इस इंड्यूस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। बाहर के कारण जो हमारा अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा इस इंड्यूस करंट के कारण। ये क्या कर रहा है, अपने ही जनरेशन का अपोज कर रहा है। ओके, सो तो हम कह सकते हैं अगर कोई लूप है, लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो उसमें इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके पास में एक लूप रखा हुआ है। ये जो करंट है ये डिक्रीजिंग नेचर का है, ये डिक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ। इसमें हमसे पूछा है कि ये जो लूप है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो सेम राइट हैंड का रूल से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, उसको फिंगर्स को रैप करेंगे, मीन्स यहाँ पर इनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड आ रहा है, देख सकते हैं। ओके,
यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड, और यहाँ पर जो होगा वो होगा आउटवर्ड। ओके, अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ। अब जो इंड्यूस करंट है वो इस डायरेक्शन में होगी जो अपने ही कॉज का अपोज करे, इस कॉज का अपोज करे, इस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ होने से बचाए। ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि करंट डिक्रीज़ कर रहा है। करंट डिक्रीज़ होने से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इससे लिंक करना कम कर देंगे, जिस कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, इंड्यूस कम हो जाएगा, इंड्यूस कम हो जाएगा। ओके, सो इसको रोकने के लिए आई इंड्यूस इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो इस कॉज का अपोज करे और मैग्नेटिक फील्ड को कम ना होने दे, उसको इंक्रीज़ कर दे। इंक्रीज़ कब करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, इसको असिस्ट करेगी, इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, इसके अपोजिट नहीं होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कर दें तो इसको अपोज करने लगेगी, मीन्स लेंज लॉ फुलफिल नहीं हो पाएगा, लेंज लॉ वैलिड ही नहीं करेगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में रहने दें, अगर हम थंब को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को रैप करें तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है करंट, इंड्यूस करंट, तो ये इसी डायरेक्शन में ही रहेगी। ये जो इंड्यूस करंट होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए ये इसी डायरेक्शन में बनी रहेगी करंट। ओके, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करता तो हम इसको अपोजिट कर सकते थे। ओके, सो अगर कहीं पे लूप दे रखा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग नेचर का है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, तो उसमें जो इंड्यूस की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी। ओके, इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमसे इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पूछी है इस ट्रायंगुलर लूप में। ये एक ट्रायंगुलर लूप है, करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ इस तरह प्लेस्ड है, इस तरह रखा हुआ है। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी इस डायरेक्शन इस तरह रखा हुआ है। और ये जो ट्रायंगुलर लूप देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगुलर लूप है, इसमें हमको इस करंट की वजह से इंड्यूस करंट निकालनी है कि इस ट्रायंगुलर लूप में इंड्यूस करंट कितनी होगी। इसमें जो करंट इनवर्ड है, फ्लो हो रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किस तरह फ्लो करेंगी इस फिगर में। अगर हम अपने थंब को इस करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को रैप करें तो ये सर्कुलर फॉर्म कर रही है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये सर्कुलर नेचर को फॉर्म कर रही है, मीन्स कुछ इस तरह। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह। कुछ इस तरह ये फॉलो हो रही हैं और डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। अब हम देखें बहुत ज़्यादा क्लियर तो हम पाएंगे कि जो ट्रायंगुलर लूप है वो कुछ इस तरीके से है, मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कुछ इस तरीके से है। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इस तरीके से है। जो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी ये इसको
टेंजेंशियली इस तरीके से टच कर रही है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 पे, मीन्स जो वी और ए के बीच का जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 90 बना रहा है। मीन्स टेंजेंशियली ये जो देखिए आप, ये जो कट कर रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है थीटा इज इक्वल टू 90 पे। ओके, तो हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है 90। 90 क्यों है, ये जो लूप है ये टेंजेंशियल है, ये जो लाइंस हैं लाइंस आर टेंजेंशियल टू द लूप। ओके, टेंजेंशियल टू द लूप होने की वजह से फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप जीरो होने वाला है। देखिए कैसे, cos 90 जो होगा, cos 90 कितना हो जाएगा ज़ीरो, फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप कितना हो गया ज़ीरो। अब चाहे हम करंट, ये जो करंट अंदर वाली है जो फ्लो कर रही है, इसको चाहे इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें या फिर कांस्टेंट रहने दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ए इंड्यूस हमारा जो होगा वो ज़ीरो ही होगा, जो आई इंड्यूस होगा वो भी हमारा ज़ीरो ही होगा, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स भी ज़ीरो है, फ्लक्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये टेंजेंशियल हैं लूप के। मींस लूप से जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मींस फाई जो 90 डिग्री डालेंगे थीटा की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू जो हमें ज़ीरो मिल रही है। तो हम कह सकते हैं जो आई इंड्यूस की डायरेक्शन होगी वो ज़ीरो होगी इस लूप में, चाहे करंट को इंक्रीज़ करें, वेदर करंट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज़ और कांस्टेंट, इट विल नॉट अफेक्ट ऑन द आई इंड्यूस करंट। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ लाइक दिस। इसमें हमको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है इस ट्रायंगुलर लूप में, और क्वेश्चन में गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज़ कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमें किस डायरेक्शन में दे रखा है, आउटर डायरेक्शन में दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड, मीन्स ये आउटवर्ड इंक्रीज़ कर रहा है। ये सिंपली बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है तो इंड्यूस किस डायरेक्शन में आना चाहिए, जस्ट इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये इंड्यूस जो आई इंड्यूस होगा वो इसका अपोज करेगा। तो आई इंड्यूस किस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई इंड्यूस किस तरह फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है। इंक्रीज़ करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इसको अपोज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, मीन्स आई इंड्यूस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज़ लाइक दिस। यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ये कांस्टेंट करंट है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप है। ये इसका जो एक एक्सिस है उसके एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ओके, तो हमें इस करंट की वजह से इसमें कितनी करंट इंड्यूस हो रही है उसको फाइंड आउट करना है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि हमें जो करंट आई है, ये आई हमें दे रखी है कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट होने की वजह से वी जो होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये जो वी है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये चेंज ही नहीं होगा। वी चेंज नहीं होगा तो जो हमारा फाई है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। इस फाई के कांस्टेंट होने की वजह से चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जब चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो हो गया तो जो ई इंड्यूस होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। इंड्यूस ज़ीरो हो जाएगा तो जो आई इंड्यूस होगा वो कितना होता है, ई इंड्यूस डिवाइड बाय आर इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। मींस चाहे ई इंड्यूस जो होगा वो ज़ीरो होने वाला है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस लूप में, चाहे वो कितनी तेज़ी से घूमे, आई इंड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि आई यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस फिगर शो इन the next example like this. A bar magnet is freely falling along the axis of the circular loop as shown in the figure. Okay, हमें इसमें एक्सलेशन निकालना है। ये इक्वल टू जीरो का, ए ग्रेटर दैन जीरो का, ए लेस दैन जीरो का, ये फ्रीली फेलिंग कर रही है। ओके, हमने लेंस लॉ के कंसेप्ट से देखा था, जब मैग्नेट अप्रोच कर रही है कॉइल की ओर, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरह होंगी।
ओके, जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे ये नीचे आती है नीचे, जैसे जैसे ये जो बार मैग्नेट है ये नीचे आती जाएगी, वैसे वैसे ये जो कॉइल्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करेंगी इससे। होगा क्या, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये बहुत ज़्यादा इसके नियर अबाउट आ जाएगी। नियर अबाउट आ जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस इस डायरेक्शन में होगी जो इस इंक्रीज़ का अपोज़ करेगी। इस इंक्रीज़ का अपोज़ करने की वजह से यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पे एक साउथ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल होने की वजह से ये इसका अपोज़ करेगी, अपोज़ करने की वजह से ये इसको एक फोर्स लगाएगी ऊपर की ओर धकेलेगी। ऊपर की ओर धकेलने की वजह से क्या होगा, ये जो जिस एक्सलेशन से गिर रही थी अब थोड़े से कम एक्सलेशन से जो रिजल्टेंट अमाउंट घट जाएगा इसका। अब क्योंकि ये ऊपर जा रही है, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है, रिपल कर रहा है इसको, नॉर्थ पोल रिपल कर रहा है, मीन्स इसका जो अब एक्सलेशन होगा वो कुछ कम होगा। मीन्स जो इसका आंसर होगा वो A लेस देन Z होगा। ओके, करंट की डायरेक्शन की जो इंड्यूस करंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ पोल ये बनना है हमारा, साउथ पोल ये बनना है। हमने पिछला कंसेप्ट देखा था कि अगर एक लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है तो उसमें आई इंड्यूस की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और अगर एक लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उसमें आई इंड्यूस की डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे ये मैग्नेट नीचे की ओर आ रहा है, आप देख सकते हैं एक इंस्टेंट ऐसा आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा जो आई इंड्यूस आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। मीन्स इस तरीके से अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ करता होता तो हमारा आई इंड्यूस किस डायरेक्शन में आता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता। अगर आप यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको दिखेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका हमने आपको बताया कि अगर जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्यों बनेगा, ड्यू टू इज कॉज ऑफ इट्स जनरेशन, अपोज ऑफ इट्स जनरेशन। ओके, अपने ही जनरेशन का अपोज करेगा। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था वैसे वैसे इसमें ई इंड्यूस बढ़ रहा था। ई इंड्यूस को कम करने के लिए यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल की वजह से ये उसको ऊपर की ओर धकेलेगा। ऊपर की ओर धकेलने की वजह से जो ए रिजल्टेंट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। डिक्रीज़ करने की वजह से ए इज़ लेस देन जी। अगर हम इसका सेपरेट बनाएं, इस नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो कुछ इस तरह होंगी। ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी ये आई इंड्यूस के द्वारा आएंगी। आई इंड्यूस जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ये ही मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, जिस कारणवश ए लेस देन जी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है आई, पे रेक्टेंगुलर लूप है, ये बी वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पर पहुँच जाता है। अब इसमें हमसे आई इंड्यूस की डायरेक्शन पूछिए, किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। हम जानते हैं जैसे जैसे हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका जो अफेक्ट होगा वो डिक्रीज़ करता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता रहेगा। ओके, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड
इस डायरेक्शन में इन्वर्ट होगा। मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो होगा ये बहुत कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा। ओके, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक हो जाएगी। अब होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज़ कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होने से क्या होगा, जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। इसके डिक्रीज़ होने से हमारा जो तुम्हारा ई इंड्यूस है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अब जो आई इंड्यूस होगा, आई इंड्यूस जो होगा वो इसका अपोज करेगा। मीन्स ये जो वी है वी को बढ़ा देगा। वी को बढ़ाने का मतलब चेंज इन फ्लक्स को बढ़ा देगा और ई इंड्यूस को बढ़ा देगा। मीन्स इस करंट की वजह से जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है। मीन्स आई इंड्यूस भी इसी डायरेक्शन में आएगी क्योंकि उसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो आई इंड्यूस क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, इसको बढ़ा देगा। मीन्स करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही रहेगी, इस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही आएगी, इस कुछ इस तरह। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये वर्टिकली मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछी है। अगर आप देखें जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इन्वर्ट होगा। ये थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ दिस वार कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसके नियर अबाउट रखा है और ये वर्टिकली मूव कर रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव करता तो ये चेंज अफेक्ट करता, लेकिन ये वर्टिकली मूव कर रहा है। मीन्स जैसे जैसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहने वाला है। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है जब कॉन्स्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा फाई होगा वो कांस्टेंट रहेगा। फाई कांस्टेंट होगा जो मीन्स डेल फाई जो हो जाएगा वो हमारा चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होने की वजह से जो हमारा ई इंड्यूस होगा द लूप वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ई इंड्यूस की वजह से हमारा जो आई इंड्यूस जो हमें फाइंड करना था वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मीन्स इसमें कोई भी इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगा क्योंकि ये वर्टिकली मूव कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टली मूव करता तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता। बट हेयर rectangular box is moving vertically, not horizontally. That's why there is no induced current produced here, or induce we can say. Okay.